नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और इस समय हम असिस्टेंट रेडियो कांस्टेबल और एसएससी जीडी के मैथ्स कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज ही हमारा 5th डे है और आज की डेट है 15 दिसंबर 2023। कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम पर डे चर्चा करते हैं और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए आइए आज उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पर पार करता है। एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबे सड़क को पार करता है, ठीक है। उसमें पूछा है कि उसकी गति पूछी है कि गति बताओ किलोमीटर प्रति घंटे में। दिया हुआ है एक व्यक्ति 35 मिनट में, यानी टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 35 मिनट यानी 35 मिनट हमें टाइम दिया हुआ है। और बाद में कहा गया है कि 455 मीटर उसकी जो लेंथ दे रखी, डिस्टेंस दे रखी है, वो दे रखी है 455 मीटर, ठीक है। हमसे पूछा गया उसकी गति यानी स्पीड पूछा है, s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पहले समझ लीजिए। हमें पता है चाल बराबर दूरी बटा समय यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हम उसी फॉर्मूले से इसे कर पाएंगे। तो जो स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 455 मीटर। 455 मीटर अपॉन टाइम कितना है 35 मिनट। क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो सिंपली बात है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास ये दे रखे हैं 455 मीटर, ये मीटर है, 455 मीटर है। तो इसको हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 1000 से, मतलब 455 को डिवाइड कर देंगे 1000 से और इसको डिवाइड 60 से। बस इन्हें सॉल्व कर लेना है। सिंपली हमें इन्हें सॉल्व कर लेना है। इन्हें सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचता है हमारे पास 35 और 455। तो 7 की टेबल से कट हो जाएगा, 7 5 जा 35, ठीक है। 7 6 जा 42 और बचता है हमारे पास यहाँ पे 3, तो 7 5 जा 35। फिर से 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 7 5, वेट 5 3 15, ठीक है। तो 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 78 अपॉन डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.78 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे है कि यदि 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपये है, ठीक है। 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपये है। तो एक कुर्सी और एक मेज की कीमत पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे। कहा गया है यदि 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य, मतलब हमारे पास दिया है 4 चेयर्स, कुर्सियों को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। 4 चेयर और दिया हुआ है प्लस 3 मेजों का मूल्य, 3 मेजों, मेज को मैं टेबल से डिनोट कर रहा हूँ, उसका मूल्य जो हमारे पास दिया हुआ है वो दिया है 2100 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखी है कि 5 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य। तो फिर से हम वही काम करेंगे, 5 चेयर और 2 मेजों का मूल्य यानी 2 टेबल का मूल्य जो है वो हमारे पास दिया है 1750 रुपये। 1750 रुपये, 1750 रुपये। क्वेश्चन में पूछा गया तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। हमेशा इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक चीज़ जरूरी है, इन दो में से किसी एक चीज़ को कंसीडर कर लीजिए। जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो एक कुर्सी और एक मेज का, इसमें कंफर्म नहीं है कि किस चीज़ को पूछा गया, दोनों चीज़ों में से एक एक का मूल्य पूछा है। तो इसे हम कैसे करेंगे समझिएगा। इन दो में से किसी एक को कंसीडर कर लो, चाहे कुर्सी को कर लो, चाहे तो टेबल के कर लीजिए आप। मैं टेबल को कर रहा हूँ, आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है। कैसे करेंगे, तो ये इक्वेशन हम इनको बना लेंगे। तो जो 4 चेयर्स हमारे पास दे रखी हैं, जो 4 चेयर्स हैं, जो 4 कुर्सियाँ हैं, ठीक है, और जो 3 टेबल हैं, 3 टेबल जो हैं, हम क्या करेंगे इसको, ये जो टेबल है, टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 5 जो चेयर हैं और 2 टेबल हैं, टेबल्स को भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल्स टू यहाँ पर है 2100, तो 2100 लिख देंगे और इसकी वैल्यू है 1750,
तो वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि इसको हम ऐसा मल्टीप्लाई करें कि टेबल और टेबल सेम हो जाए। वन ऑफ कुर्सी को भी कर सकते हैं, तो कुर्सी और कुर्सी आपको सेम करना होगा। तो टेबल को सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 2 से। ऑब्वियस सी बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये मल्टीप्लाई इसी में नहीं करेंगे, कंप्लीट ब्रैकेट में आप करेंगे। और ये मल्टीप्लाई सिर्फ कंप्लीट ब्रैकेट में ही नहीं करेंगे, ये आप इधर भी करेंगे गुणे 2, और यही मल्टीप्लाई सेम इधर भी करेंगे गुणे 3। तो अब क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा हो गया है। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप्स हमारे पास क्या है कि 4 2 ज़ा 8c 8 चेयर प्लस 3 2 ज़ा 6 टेबल इक्वल्स टू 21 2 ज़ा 4200। नेक्स्ट है 5c इंटू 3 तो 15c प्लस, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इक्वल्स टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम करवाएंगे 5 3 ज़ा 0 एंड 5 3 ज़ा 15 का 5 कैरी 1 3 7 ज़ा 21 21 प्लस 1 21 प्लस 1 22 का 2 कैरी कितना 2 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5 5 2 5 0 5 2 5 0। तो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू निकल के आ गई है इसकी। हमने देखा टेबल को हमें इक्वल करना था, तो यहाँ पर 6 टेबल, यहाँ पर 6 टेबल इक्वल हो चुकी हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा अब इन दोनों कंडीशंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 8c है, ये 15c है, प्लस का प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। करेंगे कैसे, ये 6 टेबल, ये 6 टेबल, टेबल से टेबल खत्म, 8c माइनस 15 तो माइनस का 7c, माइनस का 7 चेयर इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 हम 0 से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0 हमारे पास में, और 5 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में। इसको सॉल्व करेंगे और 2 माइनस 2 0 आ जाएगा हमारे पास में, एंड 1 आ जाएगा। तो 7c इज इक्वल टू 1050, तो c इज इक्वल टू कितना आएगा 1050 अपॉन 7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7, ठीक है, एंड 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35 एंड 0। तो 150 रुपीज़ की एक चेयर पड़ती है। 150 रुपीज़ की उसको एक चेयर पड़ती है। हमने चेयर का कॉस्ट निकाला है कि 150 रुपये की उससे एक चेयर पड़ती है। इसे लिख लेंगे यहाँ पे, चेयर 1 चेयर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 150। एक चेयर की जो कॉस्ट है वो 150 है, हमें एक टेबल की निकालनी है। 1 टेबल की कॉस्ट जो निकल के आएगी कैसे आएगी आप समझिए। आप इनमें से किसी एक की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा इनमें, है ना, क्योंकि हमें टेबल की वैल्यू चाहिए। हमने एक चेयर की कॉस्ट निकाल ली, अब एक टेबल की हमें कॉस्ट चाहिए, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं इसलिए। तो चेयर की वैल्यू 150 आ गई, चेयर की वैल्यू 150 आती है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे अब देखिएगा। 7c इज इक्वल टू 1050, चेयर इज इक्वल टू 150। अब क्योंकि क्वेश्चंस ये कह रहा है हम किसी में भी इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। इस वैल्यू को अगर आप इसमें पुट करेंगे तो आप वैल्यू निकाल लेंगे। इस वैल्यू को अब हम इसमें पुट करने वाले हैं, तो देखिएगा यहाँ पर c की वैल्यू हम 4c में पुट करेंगे तो देखिए कुछ डेटा हमारे पास ऐसा आएगा। 4c तो 4 इंटू 150 इक्वल्स टू प्लस 3 इंटू t इज इक्वल टू 2100। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 600 आएगा प्लस 3t इक्वल्स टू 2100। ये वैल्यू हमारे पास आई। अब इस वैल्यू को हम उधर भेज देंगे तो ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगी। 3t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1500, देन t इज इक्वल्स टू 500। तो एक टेबल की कॉस्ट निकल के आई है 500 और एक चेयर की कॉस्ट निकल के आई है हमारे पास 150 रुपये। तो ये टेबल की कॉस्ट है, 1 टेबल की कॉस्ट 500 है और ये 1 चेयर की कॉस्ट है 150। तो आंसर हमारे पास आया 1 चेयर इज इक्वल टू रुपीज़ 150 एंड 1 टेबल इज इक्वल टू रुपीज़ 500 रुपये। इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे समझेंगे। अगर यहाँ पर डेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, अगर कहा जाए कि यहाँ पर आपको किसी भी वैल्यू से आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इनको टेबल्स को मैंने इक्वल करना स्टार्ट किया तो टेबल्स में हमने 3t और 3 हमने इसको 3t और 2t को इक्वल किया तो बनता है 6t। इससे ही एलिमिनेट हो जाएंगे।
इससे कट जाएंगे, इसीलिए मैंने किया। अब जैसे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से चेयर की कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर इसको आप पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो 1 में पुट करने के बाद में एक आप आंसर पाओगे फाइनली, जो कि इस तरह से होगा। तो चेयर की कॉस्ट 150, टेबल की कॉस्ट 500 रुपीज़। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन हमारे पास में है कि ए 67% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है। मतलब जितना उसका पूर्णांक होता है उससे 92 अंक अधिक पाता है, ठीक है। मतलब जो प्राप्त का होता है उत्तीर्ण अंकों से, जो मतलब उत्तीर्ण प्रतिशत है उससे 192 अंक अधिक है। जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है और वह 44 अंकों से फेल हो जाता है। ये पास और फेल वाले क्वेश्चंस को बहुत इजी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। जैसे ए है और 67% अंक पाता है ना, तो ए को 67% अंक मिलते हैं। तो ए को मिलते हैं 67%, 67% उसको अंक मिलते हैं, ठीक है। और उत्तीर्ण से वो 192 अंक ज़्यादा लाता है, तो 67% उसे मिले तो 67% से हम उसे की 192 अंक कम कर देंगे तो उसको पासिंग का एवरेज मिल जाएगा। उसके इक्वल में क्या रहेगा कि जबकि बी जो है 27% अंक प्राप्त करता है और वो 48 अंकों से फेल हो जाता है। जो 27% अंक प्राप्त करने के बाद में इतने से फेल हो रहा तो उसको हम उतने नंबर दे देंगे, तो 48 नंबर हम उसको दे देंगे। अब इसको करने के बाद में क्या करना है, परसेंटेज की वैल्यू को एक पास लिखेंगे, ठीक है। परसेंटेज की वैल्यू को एक पास में लिखेंगे, यहाँ भी परसेंटेज है और इसकी वैल्यूज़ को नीचे एक पास लिखेंगे। तो 67 माइनस 27 इज इक्वल्स टू 48 प्लस 192। क्यों? क्योंकि ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये परसेंटेज इधर आ जाएंगी प्लस में ही इधर माइनस हो जाएगा। हमने क्या देखा यहाँ पर 40% निकलती वैल्यू निकलती है इसकी 40%। तो 40% का जो मान आता है हमारे पास ये आता है 240 मिलता है, 240। तो यहाँ से हम 1% के निकाल सकते हैं, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 6 अंक आ जाएंगे। 1% की वैल्यू 6 अंक है। इस वैल्यू को हम चाहे इसमें पुट कर दें या फिर इसमें पुट कर दें, किसी से भी हम इसका आंसर ले सकते हैं। अगर इस 1% को हम इसमें पुट कर देते हैं तो भी हमें वही आंसर मिलेगा। अगर इसी 1% को हम इसमें भी पुट कर देंगे तो भी हमें आंसर लगभग सेम ही मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हमें एक चीज़ और देखनी है कि 1% की वैल्यू है 6, 1% की वैल्यू है 6, तो 27% की वैल्यू कितनी होगी? अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हम 27 रखेंगे, तो 27% की वैल्यू कितनी होगी? इज इक्वल्स टू 6 इंटू 27 इक्वल्स टू, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको करेंगे 6 7 जा 42 का 2 कैरी कितना है 4 एंड 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16 यानी 162। तो 162 हमारा आता है 162। ये आते हैं 27% की वैल्यू 162। अब इस वैल्यू को हम चाहें इसमें रख दें क्योंकि 27% की ही निकाली हमने, तो 27%, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 27%, 27%, तो हम इसको रख देंगे 162 प्लस कर देंगे 48 से 48 से। उसके बाद में हम इनको सम कर देंगे, 6 2 8, यहाँ पर 8 तो 10 का 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 6 4 10 है, 11 का 1 हासिल लगा 1 हो जाएगा और 210। तो इस तरह से हम आंसर पाएंगे कि 210। प्रश्न में पूछा जा रहा था परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या है, तो जो उत्तीर्ण होने के लिए उसे चाहिए 210 अंक चाहिए उसे, तो 210 अंक लाके वह उत्तीर्ण हो सकता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब अगला प्रश्न हमारे पास स्क्रीन पे दिया हुआ है और ये HCF का है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 456 और 204 का HCF निकालना है। तो HCF निकालना हमें HCF ऑफ 456 एंड 204 कैसे निकालेंगे? HCF ये जो होते हैं HCF निकालने का एक सिंपल प्रोसेस होता है कि हम इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी हम इसे निकाल सकते हैं, यानी भाग दे के भी निकाल सकते हैं। तो भाग कैसे देना है? बड़ी वाली संख्या को, मतलब बड़ी वाली संख्या को हम हमेशा डिवाइडेंट ही रखेंगे और डिवीज़र बनाते इसमें छोटी वाली संख्या को। देखिएगा, तो 456 को हमने डिवाइडेंट बनाया है और 204 हमारा हो जाता है डिवीज़र। चलो मल्टीप्लाई करिए, 4 को कितने, इसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 0 एंड 8 आता है, 408। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आएगा हमारे पास 8 और इसको सॉल्व करेंगे तो 4।
अब उसके बाद में फिर इसी संख्या से आपको इससे भाग देना है, तो ये 204 है तो 204 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लो। 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पे हो रहा है 8 चौको 32 का 2 हाथ से लगता है 3, 4 चौको 16, 17, 18, 19 यानी 192। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 आएगा हमारे पास और 1 आएगा, 12 आएगा। फिर से 48 से करेंगे हम, तो 48 से कर देंगे और 12 की टेबल हम 4 टाइम पढ़ेंगे तो 48 आ जाएगा। HCF अब क्या निकला, मेन बात तो यही है कि HCF क्या निकला। HCF निकलता है हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर आता है जिससे पूरी तरह से संख्या डिवाइड हो जाए, वो है 12। तो HCF कितना निकल के आया हमारे पास, 12। ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो HCF जो है हमारा, जो इसका HCF है वो निकल के आता है हमारे पास 12। HCF है इसका 12। आई होप ये क्वेश्चंस आपको सारे समझ में आ रहे होंगे और हम ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस पर डे आपके साथ में मुलाकात करेंगे, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक था, बाकी मिलते हैं आपको कल एक बार फिर से अपने इसी चैनल पे। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़िए हमारे साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।